आज हम आपको जन पोषण तथा स्वास्थ्य चैप्टर 3 होम साइंस का बताएंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कल बोर्ड है, आज समझ लीजिए। जन स्वास्थ्य किसे कहते हैं? जन स्वास्थ्य का तात्पर्य सभी लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा तथा उसे बढ़ावा देने के लिए समाज द्वारा एक किए गए समूहों का प्रयासों से है। जन स्वास्थ्य या जन पोषण एवं स्वास्थ्य का महत्व ये क्या है? इसका नागरिकों का अच्छा या बुरा पोषण स्तर देश की प्रगति एवं उन्नति की सीधे तौर पर प्रभावित करता है। भारत में जन्म लेने वाले लगभग 1/3 बच्चे सामान्य कम जन्म वाले होते हैं, अर्थात जन्म के समय उनका भार 2.5 kg से भी कम होता है। ऐसे बच्चों को अल्प भारी कहा जाता है। इस कमी के साथ जीवन प्रारंभ करने वाले शिशुओं का स्वास्थ्य, बुद्धि और वृद्धि एवं विकास की सभी अवस्थाओं में भी निम्न स्तरीय का ही रहता है। सामाजिक आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवारों को विद्यार्यपूर्व आयु के बच्चों की वृद्धि व विकास की दर निम्न स्तरीय हो जाती है और इनमें से लगभग आधे बच्चे मध्यम और साधारण अल्प पोषण से ग्रसित हो जाते हैं। आज भी देश के लगभग जनसंख्या का बड़ा हिस्सा विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्वों जैसे लौह, जिंक, विटामिन ए, आयोडीन, फोलिक एसिड, विटामिन B12 की कमी से पीड़ित है। यदि समय रहते ही पोषण संबंधी समस्याओं का नियंत्रित न किया जाए तो यह केवल व्यक्ति की शारीरिक वृद्धि को प्रभावित करती है, बल्कि ये व्यक्ति के मानसिक और संज्ञानात्मक विकास को भी कारक। वयस्क होने पर भी शरीर छोटा रह जाता है और यह सब कारक मिलकर व्यक्ति के उत्पादकता तथा जीवन की गुणवत्ता विपरीत प्रभाव डालते हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि कुपोषण का बहुत अधिक मूल्य चुकाना पड़ता है। विशेषज्ञों के आकलन तथा गणना के अनुसार कुपोषण के कारण व्यक्ति की उत्पादकता में कमी के चलते उसके जीवन भर की कुल कमाई का लगभग 10% से अधिक भाग का नुकसान होता है और राष्ट्र के समग्र घरेलू उत्पाद का 2 से 3%। इससे स्पष्ट है कि सरकार कुपोषण की समस्या पर नियंत्रण पा लेती है तो भारत के विकास और आर्थिक प्रगति की दर में वृद्धि हो सकती है और धीरे धीरे हमारा देश भी एक आर्थिक महाशक्ति बन सकता है। भारत में कुपोषण की समस्या। भारत में अति पोषण की समस्या की अपेक्षा अल्प पोषण की समस्या कई अधिक चिंताजनक है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में बड़ी संख्या में लोगों ने अपने आहारीय पद्धतियों और जीवन शैली में परिवर्तन के प्रयास शुरू कर दिया। इसके बावजूद आज भी जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग ऐसे लोगों का है जो अपेक्षाकृत बहुत कम या अल्प श्रम करते हैं। जैसे कि आज लोग पैदल चलने के लिए अपेक्षा 2 पहिया कार इत्यादि का प्राथमिकता देते हैं। इसके अतिरिक्त वह घर व्यावसायिक स्थानों पर अधिक शारीरिक गतिविधि से परहेज करते हैं तथा आधुनिक यंत्रों के प्रयोग को अधिक पसंद करते हैं। इससे भी ज़्यादा चिंताजनक बात यह है कि आजकल बड़े शहरों में बच्चे तक भी बाहर मैदान में बहुत अधिक खेलने नहीं जा पाते हैं। इसकी अपेक्षा वह घर पर टीवी और मोबाइल फ़ोन आदि का उपयोग करते हैं। लोगों की ऐसी गलत जीवन शैली के कारण आज बड़ी संख्या के लोग अति पोषण संबंधी समस्याओं से पीड़ित हो गए हैं। इसके साथ साथ लोगों में आहार संबंधी आदतें भी बिगड़ने लगी हैं अर्थात कम स्वास्थ्यवर्धक हो गई हैं। आजकल लोग स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थों की अपेक्षा स्वास्थ्य के हानिकारक खाद्य पदार्थों का अधिक पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए संसाधित खाद्य पदार्थ, तले खाद्य पदार्थ, अल्पाहार खाद्य पदार्थ जैसे कि बर्गर, पिज़्ज़ा, बिस्किट, चॉकलेट, केक, पेस्ट्री, मृदु पेय पदार्थ, यहाँ तक कि भारतीय मिठाइयाँ, समोसा इत्यादि अन्य पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तेजी से हमारे जीवन में आहार का हिस्सा बनते जा रहे हैं। साबुत अनाजों, दालों, सब्जियों, फलों का सेवन कम होने के कारण मोटापा एक आम समस्या बन गई है। इसके कारण इससे अन्य लोगों के साथ साथ उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर, गठिया, आर्थराइटिस ऐसे रोग तेजी से बढ़ रहे हैं। जन स्वास्थ्य पोषण क्या है, इसके बारे में बताते हैं। जन स्वास्थ्य पोषण अध्ययन वह क्षेत्र है जिसमें पोषण संबंधित बीमारियों तथा समस्याओं के नियंत्रण द्वारा अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है।
यह एक ऐसी कला और विज्ञान है जो समाज के संगठित प्रयासों या कार्यों द्वारा लोगों के स्वास्थ्य को उन्नत करता है तथा विभिन्न लोगों उनकी परिस्थितियों की रोकथाम करके जीवन अवधि को बढ़ाता है। भारत में पोषण संबंधी समस्याएं कौन कौन सी हैं? भारत में आज भी अज्ञानता, अशिक्षा, निर्धनता के कारण बड़ी संख्या में लोग पोषण संबंधी समस्याओं से ग्रस्त हो रहे हैं। इनमें से कुछ हैं, जैसे प्रोटीन। प्रोटीन से क्या मिलता है? प्रोटीन से ऊर्जा मिलता है। ऊर्जा कुपोषण, इसे पीईएम, प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। पीईएम यह समस्या किसी भी क्षेत्र या समाज में पाई जा सकती है, यहाँ तक कि यह विकसित औद्योगिकीकृत देशों में भी पाई जाती है। हालांकि इसमें विकासशील देशों की अपेक्षा संख्या कम हो सकती है। इस समस्या का मुख्य कारण आवश्यकता से कम मात्रा में भोजन लेना होता है और ऊर्जा और प्रोटीन जैसे वृहत पोषक तत्वों को कम मात्रा में ग्रहण करने के कारण यह समस्या उत्पन्न हो सकती है। छोटे बच्चों में इस समस्या की संभावना सबसे अधिक होती है। इसके अतिरिक्त अधिक आयु वर्ग या क्षय रोग या एड्स जैसे लोगों से ग्रस्त व्यक्ति में भी इस समस्या की संभावना बनी रहती है। आहार में लंबे समय तक ऊर्जा या प्रोटीन की कमी के कारण क्वाशिकार और सूखा रोग होने की संभावना ज़्यादा होती है। अक्सर इन रोगों के कारण ठीक प्रकार से पता नहीं लग पाते हैं। पोषण वाले बच्चे इन लोगों से रक्षक पाए जाते हैं। डॉक्टर इन समस्याओं के निदान के लिए लोगों के मानसिक मापों, ऊंचाई, भार, सिर, छाती की परिधि का आंकलन कर सकते हैं। सूखा रोग फर्स्ट है। आहार में सभी पोषक तत्वों की कमी के कारण होने वाला यह अधिकतर 15 महीने तक के बच्चों में पाया जाता है। इसका मुख्य कारण बच्चे का माता का दूध समय से पहले छुड़ा देना और ऊपरी आहार से मिलने वाले प्रोटीन की मात्रा और पौष्टिकता में कमी होना। ग्रीक भाषा में मलासमस का अर्थ होता है व्यर्थ। इस रोगों के लक्षण निम्न प्रकार होते हैं। फर्स्ट है, पीड़ित बच्चों की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं तथा बच्चे का वजन बहुत कम रह जाता है। सेकंड है, बच्चे का चेहरा बंदर या किसी बूढ़े आदमी के चेहरे की तरह हो जाता है। हड्डियों का ढांचा बूढ़े आदमी की तरह झुर्रियोंदार त्वचा से ढका रहता है। पेट इतना सपाट होता है कि कर्माकुंचन की क्रियाएं दिखाई देती हैं। बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है तथा उसके रोने की आवाज़ तक नहीं आती है। बच्चे को जब दूध पिलाया जाता है तो वह बहुत भूखा सा लगता है। ये सब सूखा रोग के कारण है। इस रोग के दौरान अक्सर पेट खराब हो जाता है, जिससे विटामिन, खनिज, लवण, पानी नष्ट हो जाता है। बच्चे को पतले दस्त लग जाते हैं जो अम्लीय होते हैं। संक्रामक रोग स्थिति और बिगाड़ देते हैं। शरीर के रंग पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, हालांकि बाल रूखे और चमकीले हो जाते हैं। शरीर में पानी का ठहराव नहीं दिखता है। क्वाशिकर क्या होता है? यदि बच्चे के आहार में कैलोरीज की कमी हो जाए तो इस शरीर में उपस्थित प्रोटीन ऊर्जा देने लगती है और धीरे धीरे बच्चा क्वाशिकोर रोग से पीड़ित हो जाता है। यह रोग 1 से 5 वर्ष के बच्चों में अधिक पाया जाता है। ग्रीक भाषा में इस शब्द का अर्थ है विस्थापित बच्चा। प्रोटीन व कार्बोज खाने में असंतुलन व बच्चों के भोजन में प्रोटीन की कमी इस रोग का मुख्य कारण है। इस रोग के निम्नलिखित लक्षण होते हैं। फर्स्ट, बच्चे का चेहरा जो है चांद की तरह गोल सा दिखता है। सेकंड, शरीर में पानी के ठहराव के कारण सूजन आ जाती है, इसे एडिमा कहते हैं। थर्ड, मोटे वसायुक्त यकृत के कारण पेट फूला फूला सा रहता है। फोर्थ, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है और तेजी से रोता है। बच्चे को भूख बिल्कुल नहीं लगती, इसलिए विकास धीमा हो जाता है। इस दशा में भी पेट खराब हो जाता है तथा मल तरल सा हो जाता है। त्वचा रंगीन हो जाती है तथा छिल सी जाती है। कई बार तो नितंबों या शरीर के निचले हिस्सों में फोड़े भी बन जाते हैं। बाल नर्म, बिखरे हुए तांबे से लाल रंग के हो जाते हैं। बालों का रंग सदा के लिए नष्ट हो जाता है। शरीर में पानी भर जाने के कारण बच्चे को चलने में कठिनाई होती है। सूक्ष्म पोषकों की कमी से जैसे कि माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, इनसे कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट है, यदि आहार में ऊर्जा और प्रोटीन की मात्रा कम हो तो इसमें अन्य पोषक तत्व विशेषकर सूक्ष्म पोषक तत्व, खनिज और विटामिन की मात्रा कम होने की पूरी संभावना हो जाती है। विटामिन ए जो होता है, लौह तत्व, आयोडीन और जिंक जन स्वास्थ्य में संबंधित कुछ मुख्य
हीनताएं होती हैं। इसके अतिरिक्त विटामिन B12, फोलिक अम्ल, कैल्शियम, विटामिन डी और राइबोफ्लेविन की कमी की भी चिंता बनी जाती है। सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी भी इसमें मुख्य है। फर्स्ट है लोह तत्व या आयरन की कमी या अरक्तता या आईडीए। आईडीए आई से आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, जिसे आईडीए बोलते हैं। यह विश्व का सबसे अधिक सामान्य पोषण संबंधी विकार है और यह विकसित या विकासित दोनों देशों में व्याप्त है। गर्भ धारण करने वाली कम आयु की महिलाएं, किशोर बालिकाएं, गर्भवती महिलाएं और विद्यालय आयु वाले बच्चे इस रोग के प्रति सबसे संवेदनशील होते हैं। यदि रक्त में लोहे की कमी हो जाए तो इसे हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं हो पाता है, जिससे एनीमिया की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे WHO के अनुसार स्त्रियों व बच्चों के रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर 12 मिलीग्राम प्रति 100 मिली होना चाहिए। इस स्तर में अधिक कमी होने पर रक्त क्षीणता के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इसके मुख्य कारण क्या है? आहार में लोहे की कमी। सेकंड है आहार द्वारा लिए गए लोहे का शरीर में पूरी तरह अवशोषित न होना। थर्ड है किशोरियों में तीव्र वृद्धि की अवस्था व रक्तस्राव के कारण, जिसे मासिक धर्म कहते हैं। प्रसव के समय रक्त की क्षति होने के कारण, दुर्घटना में अत्यधिक रक्त बहने अथवा अधिक रक्तदान के कारण, पेट में कीड़ों अथवा अतिसार के कारण। अलगता या रक्त क्षीणता के सिम्टम्स में एनीमिया, इसे क्या का सिस्टम है? शारीरिक थकान, थोड़ा काम करने पर सांस फूलना, सिर दर्द, सिर चकराना और सिर दर्द। रोगों की नज़र कमजोर पड़ जाती है। इसके अतिरिक्त नींद न आना, कम भूख लगना, खाना पचने से परेशानी तथा जलन की शिकायत भी रहती है। अधिक आयु के व्यक्तियों में रक्त क्षीणता छाती में दर्द का कारण बन जाती है। आहार में कमी जो रक्त क्षीणता का कारण बनती है। कुछ अवधि के बाद नाखून को भंगुर बना देती है। नाखून चम्मचनुमा आकार का बन जाते हैं। इस स्थिति को कोलिनोचिया कहते हैं। अत्यधिक रक्त क्षीणता में पीड़ित लोग अक्सर मानसिक रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। गर्भवती महिलाओं में रोगों की कमी के कारण पीका की स्थिति हो जाती है, जिससे उनको मिट्टी, चूना, रेत आदि खाने का दिल करता है। अब आइए बताते हैं विटामिन ए से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। विटामिन ए की कमी से VAD, इसे विटामिन ए डिफिशिएंसी VAD। विटामिन ए का आविष्कार 1913 ईस्वी में किया गया था। यह हल्के पीले रंग का दानेदार पदार्थ होता है जो साधारणतः ताप पर नष्ट नहीं होता है, परंतु ऑक्सीकरण तथा सूर्य के प्रकाश में नष्ट हो जाता है। पशुजन्य खाद्य पदार्थों में यह अपने मौलिक रूप से रेटिनॉल के रूप में तथा वनस्पति खाद्य पदार्थों में अपने पूर्वगामी रूप केरोटीन के रूप में पाया जाता है, जो शरीर में प्रवेश करके अवशोषण से पूर्व रेटिनॉल में परिवर्तित हो जाता है। विटामिन ए के कार्य क्या है? स्वस्थ नेत्र दृष्टि बनाए रखना। सेकंड है नई कोशिकाओं के निर्माण में सहायता। थर्ड है शरीर में हार्मोन्स के संतुलन को बनाए रखना। फोर्थ है दांतों व त्वचा का निर्माण करना। पांचवा है संक्रमण का प्रतिरोधक। विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारियां। विटामिन ए की कमी से नेत्र व त्वचा संबंधी रोग होते हैं। विटामिन ए की कमी के कारण कई नए नेत्र तथा त्वचा संबंधी रोग हो सकते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख रोग हैं कंजक्टिवाइटिस या बिटॉट स्पॉट, कीरेटोमेरिसिया और टोड त्वचा, ये मुख्य रोग हैं। फर्स्ट है रतौंधी, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। विटामिन ए की कमी का सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव आंखों पर पड़ता है। इससे रतौंधी नाम रोग हो जाता है। इसके कारण व्यक्ति को अंधेरे में ठीक तरह से दिखाई नहीं देता, किसी चीज़ को देखने में अधिक समय लगता है। सेकंड है कंजक्टिवाइटिस। विटामिन ए की अधिक कमी होने पर अश्रु ग्रंथियों में से स्राव में कमी आती है और स्राव में कमी होने के कारण नेत्र श्लेष्मा सूखी, सिकुड़ी व गंदली हो जाती है, जिससे कि आंखों का कार्निया काला भाग सूख जाता है, उससे धुंधलापन आ जाता है। अंत में संक्रमण के कारण इसमें जख्म हो जाते हैं। थर्ड है बिटॉट स्पॉट। आँख के कार्निया वाले भाग के दोनों ओर सफेद या भूरे रंग के बिटॉट बिंदु बन जाते हैं।
फोर्थ है किलेटोमालेशिया। यह आंखों के रोग की अंतिम स्थिति है। इसमें कार्निया के नर्म हो जाने के कारण झिल्ली मुलायम होकर खुलना शुरू हो जाती है, जिससे आंखें लाल और सूख जाती हैं और धीरे धीरे व्यक्ति को दिखाई देना बंद हो जाता है। 5 है त्वचा। विटामिन ए की कमी से कारण हो तो शरीर की त्वचा शुष्क और खुरदरी चितकबरी हो जाती है। त्वचा चितकबरी मेढक के समान दिखाई देने लगती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, पेट, पीठ, गर्दन, कंधे पर बड़े बड़े शक्ति बन जाते हैं। और भी अन्य प्रभाव होते हैं इसमें। भोजन नलिका, नाक, गले, ट्रकिया, ब्राकिस, रेशमिक झिल्ली सूख पर खुरदरी सी हो जाती है। आयोडीन हीनता विकार, इसे आईडीडी बोलते हैं, आयोडीन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर्स, आईडीडी। आयोडीन हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। यह खनिज तत्व है, परंतु यह सामान्य शरीर व मानसिक विकास वृद्धि के लिए अनिवार्य है। आयोडीन खनिज थायराइड ग्रंथि के सुचारू रूप से काम करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसकी अधिकांश मात्रा थायराइड ग्रंथि में ही स्थित होती है। आयोडीन कमी की समस्या मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में अधिक मात्रा में है। आयोडीन के कार्य क्या है? आयोडीन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाला थायरोक्सिन हार्मोन्स का मुख्य अंग है। इस ग्रंथि की क्रिया हार्मोन्स द्वारा नियंत्रित होती है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलती है। थायराइड ग्रंथि की एपिथेलियम कोशिका में आयोडीन थायरोक्सिन हार्मोन में परिवर्तित हो जाता है। आयोडीन शारीरिक विकास तथा उपापचयी गतिविधियों की दर से तीव्रता लाता है या ऊर्जा उत्पादन में सहायक होता है। आयोडीन की कमी से कौन कौन सी भी हानियां हो सकती हैं? थायराइड ग्रंथि से प्रभावित होने वाले हार्मोन्स थायरोक्सिन शरीर के वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। इसकी उचित मात्रा व शरीर का विकास होता है, परंतु इसकी कमी से बच्चों के शरीर पर बढ़ोतरी रुक जाती है, शारीरिक या मानसिक विकास रुक जाता है, चेहरा बिगड़ जाता है, जीभ बड़ी हो जाती है, ओठ मोटे से हो जाते हैं और बड़ा होने जाने पर भी शरीर छोटा ही रह जाता है। आयोडीन कमी से गलकंड, जिसे गॉइटर नामक रोग कहा जाता है। आयोडीन के अभाव में थायरोक्सिन कम निकलता है। थायराइड को अधिक मात्रा में थायरोक्सिन उत्पन्न करने के अधिक कार्य करना पड़ता है। इससे ग्रंथि जो होती है सूज जाती है। गर्भावस्था में आयोडीन की अतिरिक्त मात्रा न मिलने पर माता को गलकंड रोग हो जाता है। साथ ही जन्म के पश्चात बच्चा बौनेपन से पीड़ित हो जाता है। वयस्क व्यक्ति के शरीर में इसकी कमी से कारण हाथ पांव में सूजन आ जाती है, शरीर ढीला पड़ जाता है, वह रोगी सुस्त हो जाता है। इस रोग को मिक्सोडीमा कहते हैं। इसका कारण शरीर में व्यर्थ पदार्थों का निष्कासन नहीं होता है, जलन का अनुभव होता है। आयोडीन कमी के कारण बालों की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है, कभी कभी बाल उगते ही नहीं है। आयोडीन कमी से बांझपन भी हो सकता है। पोषण संबंधी समस्याओं का सामना करने के लिए कुछ नीतियां हैं। कुपोषण के समस्या से निपटने के लिए अपनाए गए कुछ सरकारी प्रयास, इसमें से हैं राष्ट्रीय पोषण नीति। 1993 में राष्ट्रीय पोषण नीति अपनाई गई। इसे महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय द्वारा तैयार की गई थी। राष्ट्रीय पोषण नीति एनएनपी कुपोषण की चौतरफा समस्या को कम करने के लोगों के लिए स्वास्थ्य की उत्तम स्थिति प्राप्त करने के लिए अंतर क्षेत्रीय का समर्थन करती है। इसमें 0 से 6 वर्ष की आयु समूह के सभी संवेदनशील बच्चे, गर्भवती महिलाएं तथा सभी माताओं, धात्री माताओं के लिए समेकित बाल विकास सेवाएं, इसे बोलते हैं ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस की शुरुआत की गई। आवश्यक खाद्य पदार्थों का पब्लिकरण, फोर्टिफिकेशन, ताकि पूरक पौष्टिक तत्वों की आहार द्वारा प्रदान किया जा सके। उदाहरण के लिए नमक या आयोडीन का मिश्रण। महिलाओं के सहयोग से देसी व तथा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कच्चे माल से कम कीमत वाले पोषक खाद्य पदार्थों का उत्पादन करना लोकप्रिय हो गया। संवेदनशील वर्गों में सूक्ष्म पोषक की कमी पर नियंत्रण पाना सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री महिलाओं रोग तत्व, विटामिन ए, फोलिक अम्ल, आयोडीन कमी पूर्ति के लिए आवश्यक कदम उठाना, पूरक तत्वों की गोलियां मुफ्त में वितरित करना। मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील योजना केंद्रीय सरकार द्वारा चलाई गई एक विश्व प्रसिद्ध योजना है, जिसके जरिए स्कूल में पढ़ रहे छोटी आयु के बच्चों को पोषक भोजन निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। ये योजना काफ़ी सालों से हमारे देश में चल रही है और इस योजना को हर राज्य के सरकारी स्कूलों में चलाया जाता है, जिससे करोड़ों लोगों को स्कूल में खाना पहुँचाया जाता है।
तो ये सब थी मुख्य योजनाएं जो कि चालू की गई हैं पोषण के लिए। बच्चों, अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।